नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन डी। प्रीवियस क्लास में हमने सेक्शन सी का कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 34 तो आई थिंक आप लोगों को इशू नहीं आना चाहिए, अभी जस्ट चैप्टर 4 का रिवीजन कंप्लीट हुआ है, हमारा केमिस्ट्री पूरी रिवाइज हुई है। सृष्टि हीटेड इथेनॉल विद अ कंपाउंड ए। जैसे इथेनॉल तो आपके माइंड में क्लियर हो गया कि C2H5OH। इसको कंपाउंड ए के साथ हीट किया है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑब्जर्व्ड ए स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। बस यहीं से सब क्लियर हो गया। स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड का मतलब क्या? एस्टर। तो ये तो आपका हो गया कंपाउंड बी, और ये रिएक्शन होगी फिर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जिसमें हम इथेनॉल को रिएक्ट करते हैं इथेनोइक एसिड से। तो ये ए कंपाउंड क्या होगा आपका? CH3COOH, दैट इज इथेनोइक एसिड। ये कहानी क्लियर। व्हेन बी इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब बी आपका क्या यहाँ पर है? जब यहाँ पर आप बी बनाते हो तो क्या बनता है? बी का फॉर्मूला क्या आता है यहाँ पर? CH3COO, और इसके साथ क्या आता है? C2H5। यही था हमारा। फिर आपको गाइस बी को आपने ट्रीट किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पर मैंने लिखा CH3COO, C2H5। इसको आपने ट्रीट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, दैट इज NaOH। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल गेट, एक तो बनेगा C2H5OH, बिल्कुल ठीक है, और प्लस CH3COO, कुछ ऐसे ही पढ़ा था हमने। इसको हम क्या कहते हैं? सोडियम एसीटेट। हाँ बिल्कुल कह सकते हो, सोडियम इथेनॉल भी कह सकते हो, एस्टर ग्रुप का पार्ट है ये आपका, ठीक है। क्लियर होगी सारी चीजें। तो आइडेंटिफाई ए एंड सी। ए तो आपका क्या है? इथेनोइक एसिड। ए आपका क्या है? इथेनोइक एसिड, ठीक है। और सी की बात कहाँ हो रही है? कंपाउंड सी, ये रहा आपका सी, सोडियम इथेनोइट या सोडियम एसीटेट। क्लियर है यहाँ तक? नहीं। गिव वन यूज ईच ऑफ कंपाउंड ए एंड बी। दोनों का आपको एक एक यूज बताना है, ए का और बी का। तो ए आपका क्या है यहाँ पर? देखो ए आपका क्या है? इथेनॉइक एसिड, विनेगर में यूज होता है, हमने पढ़ा था, ठीक है। और बी आपका क्या है? एस्टर, परफ्यूम्स वगैरह में यूज होता है, हो गया ये बी। राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड एंड नेम द रिएक्शन। ये हो गया एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, और इस रिएक्शन को क्या कहा था हमने? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। क्लियर है यहाँ तक? जब आप अपना आंसर दोगे तो दैट विल बी योर प्रेजेंटेशन कि ए हमारा क्या है? इथेनॉइक एसिड, ठीक है। सी आपका क्या है? सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। और सोडियम इथेनॉइड जो आप बोल रहे हैं, RC डबल बॉन्ड ONA, तो एस्टर ग्रुप में आ गया। सबसे पहले ये प्रीफिक्स होता है, इसको लिखा जाता है सोडियम, और यहाँ पर फिर क्या था? CH3। दो कार्बन थी, इथेन, और एस्टर ग्रुप है तो ई को किससे रिप्लेस करेंगे? OH से। क्लियर हो गया? सोडियम इथेनॉइड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या था आपका? गिवन यूज ऑफ ईच ऑफ कंपाउंड ए एंड बी, तो वो भी हमने बता दिया कि भैया जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है वो विनेगर में यूज होता है, और प्रिजर्वेटिव, एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स यूज होता है, कुकिंग में यूज होता है, ठीक है। और जो एस्टर है आपका मेकिंग परफ्यूम्स और फ्लेवरिंग एजेंट। फिर वो रिएक्शंस हैं, तो ये आपकी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। इथेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल गिव्स इथाइल, का केमिकल नेम क्या है? इथाइल इथेनॉइड, यही पढ़ा था, प्लस वाटर। और जो नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी कि आपने इस एस्टर को किसके साथ रिएक्ट कर दिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। व्हाट वी विल गेट? सोडियम इथेनॉइड प्लस इथेनॉल, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, इसको कहते हैं ना सोप, याद है? और सोप से क्या कहा था? सैपोनिफिकेशन, साबुन बनाने का काम, ठीक है। क्लियर हो गया तक? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर आता है आपका ये ओवर वाला पार्ट। What is the role of concentrated sulfuric acid when it is heated with ethanol? CH3COOH। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसका तो प्रॉपर हमने ये भी कहा था कि किस, उसका काम क्या था, किसकी तरह वो एक्ट करता है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन, राइट।
आपने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एट विच टेम्परेचर 443 केल्विन, तो होगा क्या भैया, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका? ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? जब आप रिएक्ट करोगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बोलो। आपको जो लगता है वो बताओ। सर C2 इथेनॉल के साथ जब आप रिएक्ट करोगे, ओके 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 ओके, यस, C2H5OH with concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो भैया क्या होता है? इथीन C2H4 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये क्लियर हो गया? तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो क्या है देखो, बाय द रिएक्शन विद सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, पहले तो ये, और ये स्पेसिफिकली आपके एनसीईआरटी में मेंशन भी है कि यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो क्या काम कर रहा है? वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है। यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है, गिव द रिएक्शन इन व्हाट इज द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और यही सेम क्वेश्चन लिखवाया भी था मैंने आपको। तो रोल क्या होता है कि भैया ये एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल को इथेनॉल से रिमूव कर देगा। इथेनॉल हो गया C2H5OH, जैसे आपने इसके साथ रिएक्ट किया तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। देखो वाटर H2O है ना, OH एक H यहाँ से हटा दो तो क्या रह गया? C2H4। और इथीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्कीन का? CnH2 है। तो आपको यहीं से समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो गया? इथीन में, यानी कि सैचुरेटेड कन्वर्टेड टू अनसैचुरेटेड। समझ में आ रहा है? ठीक है। और एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड। समझ में आ रहा है? और यहाँ पर क्या काम करता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। आगे देखो, रेशियो बाय मिस्टेक forgot to label the two test tube containing ethanol and ethanoic acid. Suggest an experiment to identify the substances correctly. मैंने आपको डिफरेंसेस बताए थे, और जब मैंने आपको डिफरेंसेस बताया था तो ये कहा था कि जो इथेनॉल है आपका, जो आपका इथेनॉल है, ये सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता, और जो इथेनॉइक एसिड है वो रिएक्ट कर जाएगा। तो बस इससे आपको पता लग जाएगा कौन इथेनॉल है कौन इथेनॉइक एसिड। सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाँ, ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, बाय रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, विद द सैंपल, इथेनॉल विल नॉट रिएक्ट वेरस इथेनॉइक एसिड की ब्रिस्क एफरवेसेंस। जब आप इथेनॉइक एसिड को रिएक्ट करोगे सोडियम कार्बोनेट के साथ, व्हाट वी विल हैव? सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनॉइड। कार्बोनेट जहां आ गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये क्लियर हो गया? जहां कार्बोनेट आ गया वहां क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसमें भी यही केस होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं, बायो में आगे। Why is it not possible to reconstruct the whole organism from a fragment in complex multicellular organism? Why? भाई अपना स्ट्रक्चर देख लो, पहले सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, फिर ऑर्गन भी बॉडी में डेफिनेट पोजीशन पर होते हैं, तब एक पूरा बॉडी का ढांचा तैयार होता है। तो वो चीज सेल्स के थ्रू रीजनरेशन पॉसिबल ही नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात? सेल के थ्रू रीजनरेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो यही चीज आपको यहाँ बताई जा रही है। यू कैन सी दैट
The reason is that many multicellular organisms are not simply a random collection of cells. ये multicellular. Specialized cells are organized as tissue. पहले तो सेल से क्या बनता है? टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स. टिश्यू से क्या बनता है फिर आपके? ऑर्गन्स, which then have to be placed a definite position in the body. Therefore, cell by cell division would be impractical. ये possible है. ये क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका. Sexual maturation of reproductive tissues and organs are necessary link for reproduction. भाई एक पर्टिकुलर एज में जाके जर्म सेल्स बढ़ना शुरू होते हैं तो अब गैमेट्स कहते हैं. इसलिए कहा जा रहा है सेक्सुअल मैच्योरेशन बहुत नेसेसरी है. ठीक है, एक पर्टिकुलर एज में जाके जो होता है ये चेंजेस आना शुरू होते हैं, ये गैमेट्स आना शुरू होते हैं. पढ़ा था ना आपने, सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी. तो ये सारी चीजें क्या होते हैं? पर्टिकुलर एज में जाके होती है. ठीक है, तो उसी को कहा जाता है सेक्सुअल मैच्योरेशन. उसी को क्या कहा जाता है? सेक्सुअल मैच्योरेशन. Sexual maturation of reproductive tissue is a necessary link for reproduction. Why? Because of the need for specialized cell called germ cell. Germ cells का मतलब क्या? Gametes. क्या? Gametes. To participate in sexual reproduction. ठीक है? The body of the individual organism has to grow to its adult size. The rate of general body growth begin to slow down. भैया ये तो है नहीं कि हाइट बढ़ रही है तो आप अभी तो आपकी ग्रोइंग एज है. ये तो नहीं है कि हाइट बढ़ती जाएगी, एक एज पे जाके बॉडी स्लो डाउन हो जाएगी, ग्रोथ होना बंद हो जाएगी. उस हिसाब से फिर आपकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू होते हैं. रिप्रोडक्टिव टिश्यूज बिगिन टू मैच्योर. लेकिन उस टाइम पे फिर रिप्रोडक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं? मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं. A whole new set of changes in the appearance of the body takes place, like changes in body proportion, new feature appear. This period during adolescence is called puberty. पढ़ा था हमने, मेंस्ट्रुएशन वगैरह पढ़ा था, सारी चीजें पढ़ी थी. गर्ल्स की बॉडी में चेंजेस आते हैं, बॉयज की बॉडी में. There are also changes taking place that are different between boys and girls. In girls, breast size begin to increase with darkening of the skin of the nipples at the tips of the breast. Also, girls begin to menstruate at around this time. Boys begin to have new thick hair growth on the face, and their voices become a crack. तो तुम लोगों की होना शुरू हो गई है, वॉइस भी और दिमाग भी. ठीक है, चले आगे. अब और वाला क्वेश्चन देखो. हाउ वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब किससे रिलेटेड है? डीएनए से. यूजफुल फॉर स्पीशीज इफ देयर इज अ ड्रास्टिक ऑल्टरेशन. ड्रास्टिक ऑल्टरेशन का मतलब अपोजिट सिनारी. ठीक है, इन द निशेष. निशेष का मतलब ये होता है कि इन्वायरमेंट का एक पर्टिकुलर पार्ट में अगर वो ड्रास्टिक चेंजेस आ जाते हैं तो वेरिएशन कैसे हेल्प करता है. भाई इसमें तो हम पहले भी बहुत एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले चुके हैं. जैसे कि मान लो दो स्पीशीज है, जैसे कि मान लो एक पॉन्ड है. ठीक है, इसमें दो स्पीशीज है, स्पीशीज ए और स्पीशीज बी. ठीक है, या फिर आप ऐसे समझो कि स्पीशीज ए है पहले. ठीक है, स्पीशीज ए के रिप्रोडक्शन से आगे एक न्यू स्पीशीज आई है. न्यू स्पीशीज का मतलब उनके डीएनए में चेंज हो गया, जिससे क्या हो गया? वेरिएशंस आ गई. तो अब उसको हम कहते हैं स्पीशीज बी. मान लो स्पीशीज ए जो थी उसकी जो हीट टॉलरेंस पावर है वो कम है, लेकिन स्पीशीज बी जो है कंपेयर टू स्पीशीज ए की हीट टॉलरेंस पावर क्या ज्यादा है. सडनली अब क्या हुआ? सडनली क्या हुआ कि जो इस पॉन्ड का वाटर है उसका टेम्परेचर लेवल जो है वो एकदम रेस कर दिया. तो ये स्पीशीज तो खत्म क्योंकि इनकी हीट टॉलरेंस पावर है ही नहीं. लेकिन ये स्पीशीज की क्योंकि हीट टॉलरेंस पावर है तो ये सरवाइव कर जाएगी. ये क्या कर जाएगी? सरवाइव कर जाएगी. समझ में आ रहा है? तो देखो आंसर किस तरह से दोगे आप. हाउ आर वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब समझ में आ गया ना? चेंज इन डीएनए. डीएनए में चेंज होने से क्या हो गया? स्पीशीज में चेंजेस आ गए. क्या हो गया? हीट टॉलरेंस पावर ज्यादा हो गया. इफ देयर इज ड्रास्टिक ऑल्टरेशन, ड्रास्टिक ऑल्टरेशन का मतलब प्रॉब्लम इन एनवायरनमेंट. प्रॉब्लम इन एनवायरनमेंट. इन निशेस, निशेस का मतलब पर्टिकुलर स्पेस ऑफ एनवायरनमेंट वेयर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव. जैसे कि यहाँ पर हमने बात की बॉन्ड. समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो if the niches were drastically altered the population could be wiped out. यानी कि बहुत सारे जो स्पीशीज में, स्पीशीज के जो ऑर्गेनिजम्स है वो they were killed in large number. wiped out का मतलब ये है
However, if some variations were to be present in a few individuals in these population, there would be some chance for them to survive. क्यों हुआ survival? Because of variation. Variation is thus useful for the survival of species. Species point of view variation is useful over time. ठीक है? फिर भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ द यूट्रस एंड प्लेसेंटा. प्लेसेंटा क्या होता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक ऑर्गन जो होता है वो मदर की बॉडी में डेवलप होता है. प्लेसेंटा के थ्रू जो होता है, जो एम्ब्रियो होती है, ग्रोइंग एम्ब्रियो जो बाद में फीटस में कन्वर्ट होती है, उसको मदर के ब्लड के थ्रू, क्योंकि एम्ब्रियो जो होता है कहाँ पे स्टिक कर जाता है? इम्प्लांटेशन पढ़ा था ना हमने. जो आपका यूट्रस वॉल होती है उसमें क्या होता है? एम्ब्रियो जो होता है वो वॉल के साथ स्टिक कर जाता है, यूट्रस वॉल के साथ. और उसमें क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है. और प्लेसेंटा एक ऑर्गन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मदर बॉडी में डेवलप होता है. अब क्या होता है कि मदर के ब्लड के थ्रू जो भी फूड है, जो बेबी की रिक्वायरमेंट है, वो सारा का सारा जो होता है वो बेबी की बॉडी पे जाता है. और बेबी का जो वेस्ट होता है, जो वो ग्रोइंग बेबी होता है, एम्ब्रियो होता है, फीटस होता है, उसका जो वेस्ट होता है वो भी मदर के ब्लड में ही वापस आता है. तो हमारे कितनी सारी ये जो भी चेंजेस होते हैं. Explain how the uterus and placenta provide necessary condition for proper growth and development of the embryo after implantation. पर तो देखो दो तीन यहाँ पे जो टर्म्स है इनको आप अच्छे से समझो. देखो जहां तक प्लांटेशन की बात है, क्या होता है? एन एम्ब्रियो विच गेट एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूट्रस. जैसे कि ये देखो, ये आपकी एम्ब्रियो है, ये आपकी क्या है? एम्ब्रियो है. ये यूट्रस की वॉल के साथ क्या होगी? है एम्बेडेड होगी. दिस इज इम्प्लांटेशन. पहली चीज क्लियर हो गई. ठीक है. और एम्ब्रियो का मतलब क्या? ग्रोइंग एम्ब्रियो, जो आगे जाके क्या बनता है? फीटस. और फीटस से ही क्या होता है? बेबी. फिर दूसरी चीज जो आपको इसमें समझ में आनी चाहिए वो है आपका प्लेसेंटा. द प्लेसेंटा होता क्या है? एक ऑर्गन होता है. काफी लोग इसको टिश्यू बोलते हैं. नॉट टिश्यू, इट इज एन ऑर्गन. इट इज एन ऑर्गन दैट डेवलप इन द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो यूट्रस में क्या होता है? डेवलप होता है. कब होता है? प्रेगनेंसी के टाइम पर. दिस स्ट्रक्चरिंग ये क्या करता है? ये बेबी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है टू अ ग्रोइंग बेबी. एंड इट ऑल्सो रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बेबीज ब्लड. वेस्ट भी रिमूव करता है. लेकिन ये सारी की सारी चीजें मदर के ब्लड के थ्रू ही होती है. द प्लेसेंटा अटैचेस टू द वॉल ऑफ द यूट्रस. समझ में आ गया? ठीक है. अब आंसर पर आता है किस तरह से देना है आपको. तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप किस तरह से आंसर लिखोगे. द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस थिकन्स एंड इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो. ग्रोइंग एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग में मतलब यूट्रस में क्या होता है? ब्लड वेसल्स होते हैं, थिक होना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि ब्लड सप्लाई जो होती है बढ़ जाती है. तो ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई बढ़ती है. ठीक है. द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा. ये क्लियर हो गया. ऑर्गन जो डेवलप होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन द यूट्रस. इट इज एम्बेडेड इन द यूट्रिन वॉल. इट कंटेन्स विलाई. विलाई का क्या काम होता था? सरफेस एरिया बढ़ा देना. It contains villi on the embryo side of the tissues. On the mother side are blood spaces which surround the villi. फिर आप कैसे लिखोगे? नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे आप? This provide a large surface area for glucose and oxygen to pass from the mother to the embryo. The developing embryo will also generate waste substances which can be removed by transferring them into the mother's blood through the placenta. And चाइल्ड इज बोर्न एज ए रिजल्ट ऑफ. अच्छा, जब बच्चा वो पैदा होता है तब भी क्या होता है? तब भी यूट्रस वॉल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. वहां पे क्या होता है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है. रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द यूट्रस. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन